Hello, 11th biology aspirants. We are back with second chapter of your 11th biology, and that is biological classification. And this is the first video of biological classification. आप लोग स्टार्टिंग से ही मेरे साथ जुड़ जाइए सो दैट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए. सो व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, और इनकी जो ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग होती है वो उनकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे की जाती है, और इन्हें एक हायरार्की ऑफ कैटेगरीज में प्लेस कर दिया जाता है. राइट. सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन ये रही. अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ गई? व्हाट इज़ इट्स नीड, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये क्यों पढ़ा रही हूँ बेसिकली. तो अगर हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज नहीं करते तो हम हर एक ऑर्गेनिज़म को स्टडी ही नहीं कर पाते. तो अगर दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज़म. क्या ये स्टडी करना पॉसिबल है कि आप हर एक छोटे बड़े ऑर्गेनिज़म की इंडिविजुअल स्टडी करें? नहीं, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम. और टाइम के साथ साथ देयर आर न्यूमरस मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर. आप हर एक की स्टडी नहीं कर सकते हैं. तो इनकी ग्रुपिंग इस वजह से की जाती है सो दैट अगर आप एक ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो एक या दो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने से आप उस ग्रुप के जो अदर मेंबर्स हैं उनकी भी सफिशेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए. That's why you are doing or you are studying the classification. Second, without classification system, organisms की identification करना impossible होता. Third, it reveals relationship among various groups of organisms. जो हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं एक ग्रुप के अंदर, जितने भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करेंगे, ये उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें जानकारी देगा. इट विल रिवील दैट रिलेशनशिप. फोर्थ, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच डू नॉट अकर इन वंस ओन लोकेलिटी. जैसे कि मेरी लोकेलिटी में कुछ सर्टन प्लांट्स और एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं, बट दैट डजंट मीन्स कि मैं उनकी जानकारी नहीं रख सकती. मैं उनकी जानकारी ले सकती हूँ क्लासिफिकेशन सिस्टम के ज़रिए. बिकॉज क्लासिफिकेशन अगर हुई होगी तो हम उस ग्रुप के और अदर ऑर्गेनिजम्स की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं. अब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है वो ऑर्गेनिज़म हमारी लोकेलिटी में पाए जाते हैं या नहीं जाते हैं. नेक्स्ट, इट इनेबल्स द बायोलॉजिस्ट टू इंटरप्रेट द पुअरली विजिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉसिल. तो ये बायोलॉजिस्ट जितने भी हैं उन्हें हेल्प करता है कि जो ऐसे फॉसिल्स हैं, ऐसे डेड रिमेन्स हैं जो पुअर कंडीशन में हैं, जो प्रॉपर कंडीशन में नहीं हैं, उन्हें हम अच्छे से इंटरप्रेट कर सके, उनकी स्टडी जो है इजी हो जाए. और ये भी सिर्फ क्लासिफिकेशन की मदद से ही पॉसिबल है. लास्ट, इट मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेरी कन्वीनियंट. अगर आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम वी हैव दैट, देन क्या होगा कि जो आपकी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना आपके लिए आसान हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा, इजी हो जाएगा बेसिकली. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस और नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन की बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स हैं: आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये आपकी 3 सिस्टम्स हैं क्लासिफिकेशन के. अब हम वन बाय वन हर एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन देम विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. तो एग्जांपल्स जो हैं बेटा हर एक टॉपिक को लेके साथ में चलिए, क्योंकि एग्जांपल्स अगर समझ में आ जाएगी तो आपको मेमोराइज़ करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप इजीली आप उसकी जो रिटन वर्क मटेरियल है अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. सो आर्टिफिशियल सिस्टम में होता क्या है, इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, बट इस सिस्टम में एक या दो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स की ही स्टडी की जाती है.
तो जिन ऑर्गेनिजम्स को आप क्लासिफाई करने वाले हैं, अरेंज करने वाले हैं, उन ऑर्गेनिजम्स की 1, 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो भी कौन सी, मॉर्फोलॉजिकल होती हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप बाहर से देख सकते हैं। तो जैसे कि उनकी हैबिट क्या है, उनका हैबिटेट क्या है, पानी में रहने वाले हैं, ज़मीन में रहने वाले हैं या हवा में रहते हैं, और इन्हीं 2-4 करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर आप ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग कर देते हैं, आप उनको ग्रुप्स में डाल देते हैं। ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये इंट्रोड्यूस किया था प्लिनी द एल्डर ने, प्लिनी द एल्डर ने, और वो भी 28-79 AD आफ्टर डेथ। अब ये जो सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम, ऑब्वियसली क्योंकि ये सिर्फ 2 या 3 करेक्टरिस्टिक बेसिस पे ही ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग कर रहा है, तो हमें बहुत ही कम जानकारी मिलेगी उन ग्रुप्स के बारे में। इट विल गिव अस वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन, बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन देगा। अब इसी सिस्टम के अंडर हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जो अरिस्टोटल थे, अरिस्टोटल उन्होंने एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। एक कैटेगरी थी इनाइमा और एक कैटेगरी थी अनाइमा। तो जो इनाइमा कैटेगरी थी वो ऐसे एनिमल्स थे जिनके पास रेड ब्लड था, रेड ब्लड, और जो अनाइमा कैटेगरी थी वो ऐसे एनिमल्स थे जिनके पास रेड ब्लड नहीं था। तो दीज वर विदाउट रेड ब्लड एंड दीज वर विद रेड ब्लड। और जो अरिस्टोटल्स थे उन्होंने एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट भी इवन क्लासिफाई कर दिया। और वो 3 कैटेगरीज कौन सी थी, एक थी एक्वेटिक, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहने वाले थे, फिश, व्हेल। ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन में रहने वाले थे, टेरेस्ट्रियल, रेप्टाइल्स, कैटल एग्जाम्पल है इनकी। और ऐसे एनिमल्स भी हैं जो आपके हवा में रहने वाले हैं, एरियल, बर्ड्स, बैट्स। और जो प्लिनी द एल्डर जिन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था आर्टिफिशियल सिस्टम, उन्होंने एनिमल्स को डिस्टिंग्विश कर दिया या क्लासिफाई कर दिया 2 तरह के एनिमल्स में। एक तो फ्लाइट एनिमल्स जो उड़ने वाले हैं और एक नॉन फ्लाइट एनिमल्स जो नहीं उड़ सकते हैं। और ये जो सिस्टम था आर्टिफिशियल सिस्टम, ये ईजियर मेथड था, ईजिली आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये जल्दी जल्दी से कराया जा सकता है। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये 2, 3 या 4 सिस्टम को ही ये कंसीडर कर रहे हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन के, तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? डिसएडवांटेज सबसे पहला ये है कि जो करेक्टर्स यूज़ किए गए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वो नेचुरल रिलेशनशिप तो रिफ्लेक्ट ही नहीं करते हैं, वो शो ही नहीं करते हैं कि वो नेचुरली एक दूसरे के साथ क्या वो कोई रिलेशनशिप शो करते हैं। दे डजेंट रिफ्लेक्ट एनी नेचुरल रिलेशनशिप अमंग देम। तो चाहे वो आपने हैबिट चूज़ किया हो, हैबिटेट चूज़ किया हो, ईटिंग हैबिट्स चूज़ की हो या उनका कलर चूज़ किया हो, तो वो नेचुरल रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ तो वो शो ही नहीं करते। सेकेंड, इस सिस्टम में जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स थे उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे कि जो वेल्स हैं, वेल्स आपके एक्वेटिक मैमल्स हैं। एलिफेंट आपके टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं। बैट आपका फ्लाइट मैमल है। अब वेल्स, अब आपने देखा था कि आपके जो अरिस्टोटल थे उन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया ऑर्गेनिजम्स को एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड फ्लाइट ऑर्गेनिजम्स में। तो उसके अकॉर्डिंगली तो ये अलग अलग तरह के एनिमल्स हुए, क्योंकि ये पानी में रहने वाले हैं, ये ज़मीन वाले हैं, ये हवा वाले हैं। बट अगर आप देखेंगे कि all three are mammals, so that means mammals, तीनों की तीनों mammals हैं, तो इन्हें तो एक ही ग्रुप में होना चाहिए था। But this was not in this case, in this artificial system of classification. यहाँ पे इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया गया। that is why ये एक इनका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। एंड मैमल आपको पता है, एज यू नो, मैमल आर दोज दैट हैव मेमरी ग्लैंड्स, जो अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं और उन्हें मेमरी ग्लैंड से उन्हें फीडिंग देते हैं। नाउ
अब सारे के सारे मैमल्स हैं बट उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया गया, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्लाइट एनिमल्स की केसेस में, राइट। तो ये एक ड्रॉबैक है। तीसरा ड्रॉबैक क्या है इनका, जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। तो एक ही ग्रुप के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे जो एक दूसरे से डिफर करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, ये सब अलग अलग कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं। इंसेक्ट्स आपके अलग कैटेगरी में आ जाएंगे, बर्ड्स आपके अलग कैटेगरी में आ जाएंगे, बैट्स अलग कैटेगरी में आ जाएंगे। बट क्योंकि सभी के पास विंग्स हैं उड़ने के लिए, तो उन्हें एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया, फ्लाइंग एनिमल्स, उड़ने वाले एनिमल्स, राइट। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या था, कुछ ऐसे एनिमल्स भी थे जो अपनी हैबिटेट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करते थे। जैसे पानी में चले गए तो कैसे हो गए, ज़मीन पे चले गए तो अपने आप को चेंज कर लिया। तो जैसे जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी थे, इवन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वैसे वैसे वो अपने आप को चेंज करते हैं, अपना हैबिटेट चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रॉग आपका फुली एक्वेटिक होता है लार्वल स्टेज में, जो सिर्फ पानी में ही रहता है, वो लार्वा स्टेज है फ्रॉग की, और वो लार्वा स्टेज है टैडपोल। बट जो एडल्ट फ्रॉग है, जब एक फ्रॉग मेच्योर हो जाता है, देन जो एडल्ट फ्रॉग है वो बन जाता है एम्फीबियस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी और ज़मीन दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं, दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। तो ये आ गया आपके एडल्ट फ्रॉग। और जो लास्ट आपकी डिसएडवांटेज है वो ये है, कुछ करेक्टर्स जो आर्टिफिशियल सिस्टम में चूज़ किए गए क्लासिफिकेशन के लिए, वो तो चेंज हो जाते हैं विद चेंज इन एनवायरनमेंट। जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, करेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो प्लांट के लीव्स हैं, रेनी सीजन है तो वो थोड़े गीले गीले वेटी हो जाते हैं, और अगर हम समर्स की बात करें तो दे बिकम ड्राई। सो वी हैव टू मोर डिसएडवांटेजेस। इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये नहीं शो करता है कि ऑर्गेनिजम्स किस तरह से इन पास्ट कहाँ से इवॉल्व हुआ, उसका एवोल्यूशन जो है वो नहीं शो करता है ये वाला आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट, इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट नेचुरल रिलेशनशिप अमंगेस्ट ऑर्गेनिजम्स, के बीच में जो नेचुरल रिलेशनशिप है वो भी शो नहीं करता। तो दीज आर सर्टन डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आर्टिफिशियल सिस्टम के बाद जो आपका सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ योर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और डिफरेंस क्या है नेचुरल और आर्टिफिशियल में, जो आर्टिफिशियल के डिसएडवांटेजेस होंगे वो नेचुरल के एडवांटेजेस बन जाएंगे। तो आपको इजी हो जाएगा याद करना, क्योंकि उसके डिसएडवांटेज याद कर रहे हैं और वो इसके एडवांटेज बन जाएंगे। सो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत सारे नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया गया, सो दैट हम ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से क्लासीफाई कर पाएँ और उनकी सिमिलैरिटी, उनकी डिससिमिलैरिटी को ब्रिंग आउट कर पाएँ, और उनके नेचुरल रिलेशनशिप भी इवन ब्रिंग आउट कर पाएँ कि वो किस तरह से एक दूसरे साथ रिलेटेड हैं। अब कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स को लिया गया क्लासिफिकेशन में, हम किस टाइप के करेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करते हैं, वो है मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स, एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स, फिजियोलॉजी, इसमें हम आपके जो फंक्शंस हैं, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स वगैरह, वो इनकी इंट्रैक्शंस पढ़ते हैं, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, जीनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिकुल्स की स्टडी, साइटोकेमिस्ट्री, इसमें आपकी साइटोकेमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। तो इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है कंसिडर किए गए, सिर्फ एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स नहीं, इंटरनल सभी करेक्टरिस्टिक्स को, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके जीन्स कैसे हैं, सेल्स कैसे हैं, हर एक करेक्टरिस्टिक को कंसिडर किया गया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया। नाउ एडवांटेजेस क्या हैं इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो आर्टिफिशियल सिस्टम के डिसएडवांटेज थे वो इसके एडवांटेज बन जाएंगे। तो बेटर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था हर एक रिस्पेक्ट में, अगर बात की जाए तो ये आपका ज़्यादा अडॉप्ट किया गया, हर एक बायोलॉजिस्ट ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया।
इस सिस्टम में रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को सेम ग्रुप में डाला गया और जो अनरिलेटेड, जो एक दूसरे से नहीं मिलते जुलते थे, उन्हें अलग अलग ग्रुप में डाल दिया गया। इट इंडिकेट, इस सिस्टम में नेचुरल रिलेशनशिप जो अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म है वो भी इंडिकेट हुआ। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जिसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं, कि वो एवोल्यूशन उनका किस तरह से हुआ था, वो भी इस सिस्टम ने शो किया। और ये एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है अगर आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है, कि कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है, अगर आप चाहते हैं इसे एक प्रॉपर एक ग्रुप मिले तो आप इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। एंड मोर ओवर देयर इज स्ट्रेस ऑन कंपैरेटिव स्टडी। यहाँ पे हम कंपैरेटिव स्टडी जो है कंपैरिजन्स लेके चलते हैं, ऐसा था उसमें वैसा था, तो कंपैरिजन स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कर देते हैं। बट नाउ थर्ड वन जो आपका लास्ट है इस वीडियो का, हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ योर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये जो था आपका, ये सिर्फ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर ही बेस्ड था, कि इन पास्ट ऑर्गेनिजम्स किससे इवॉल्व हुए, कहाँ से आए, कहाँ से पैदा हुए, किससे कैसे कैसे वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, सिर्फ इसी को कंसिडर किया गया। और इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया गया, वो थे एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, उनका फॉसिल रिकॉर्ड क्या है, उनकी कैरियोटाइपी, किस तरह के क्रोमोजोम्स हैं, कैरियोटाइपी होते हैं क्रोमोजोम्स, हाँ किस तरह के क्रोमोजोम्स हैं उसके बारे में, बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स कैसे हैं, उसके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स किस तरह से हैं। तो इन सभी करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करने के बाद जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स वहाँ से हमने ब्रिंग आउट किए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर लेना है इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली। और इट इज़ नोन एज ऑल्सो नोन एज क्लैडिस्टिक्स। तो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्लैडिस्टिक्स भी कहा जाता है और ये ट्रू रिलेशनशिप्स रिफ्लेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। और जो पहला फाइलोजेनेटिक सिस्टम था ये प्रपोज किया था ए एंगलर ने, ए प्रेंटी ने और जॉन हचिंगसन ने इन 1887 टू 99। तो इन्होंने किया था पहला सिस्टम प्रपोज। बट इस सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं भी हैं, बट डिसएडवांटेज भी कुछ ज़्यादा ही हैं। डिसएडवांटेजेस क्यों हैं? क्योंकि ये सिस्टम प्रिमिटिव, जो पुराने फीचर्स थे और जो मॉडर्न फीचर्स हैं उन दोनों के बेसिस पे ऊपर ये सिस्टम चलता है। सेकेंड, हर एक एंसेस्टर जो था हमारा, चाहे वो प्लांट्स का हो, एनिमल्स का हो, उन्होंने अपने फॉसिल्स नहीं छोड़े। तो सभी एंसेस्टर्स ने अपने फॉसिल्स नहीं छोड़े हैं, या ऐसे फॉसिल्स भी हैं जो आज तक डिस्कवर ही नहीं हुए हैं, अभी भी इन स्टिल डिस्कवरी हैं वो। तो जो फॉसिल्स हमें मिले हैं वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, और कुछ फॉसिल्स तो ऐसे हैं दैट आर जस्ट इम्प्रेशंस, आपको हल्का फुल्का इम्प्रेशन देंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको तब भी नहीं देंगे वो। और ये लेस प्रैक्टिकल सिस्टम है क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड जो है हर एक केस में अवेलेबल नहीं होता है। तो दैट्स वाई इस सिस्टम को ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता है। तो जो मोस्ट प्रेफर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म के लिए, दैट इज़ योर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि उसके एडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट प्रेफरेबल सिस्टम। सो आई होप आपको जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। इन केस इफ़ यू वांट एनी हेल्प रिगार्डिंग नोट्स या फिर क्वेश्चंस कोई समझने हैं, यू कैन मैसेज मी, कमेंट मी। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ डू लाइक and share as much as possible. Thanks.